नमस्कार, एमएच प्राइम के स्पेशल शो यानी कि एसएमएस यानी सोशल मीडिया स्टार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं किरण। जी हाँ, आज एक स्पेशल गेस्ट है और वो डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि नाम तो सुना ही होगा, लेकिन जी नहीं, आज हम आपको नाम नहीं बताएंगे, आज हम आपको आवाज़ सुनाएंगे और उनकी आवाज़ सुन करके आप गेस कर लेंगे कि आज हमारे स्पेशल गेस्ट आखिरकार है कौन। तो चलिए सबसे पहले हम उनकी आवाज़ सुनते हैं। तो मुझे यकीन है आप समझ चुके होंगे आज के हमारे स्पेशल गेस्ट कौन है। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उनके नटखट वे में देती हूँ, क्योंकि ये थोड़े से नटखट हैं, इतना एंटरटेन करते हैं। जब आप अपने ऑफिस जाते हैं तो उस वक्त में 9 to 11 का जो शो होता है वो बहुत ही एंटरटेनिंग होता है, जिसमें वो काफ़ी सारी बातें करते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं, कैंपेन भी चलाते हैं, आपको सिखाने की भी कोशिश करते हैं कि आपको रास्ते में किस तरह से चलना चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद वो आपको पुराने गानों से भी एंटरटेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप समझ रहे होंगे और हमारे साथ वो मौजूद हैं, हम उनसे मिलाएंगे। तो चलिए हम मुलाकात करते हैं खुराफाती नितिन से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच किरण, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे पहली बार MH1 ने बुलाया है और MH1 न्यूज़ में देखता रहता हूँ। सो रियली ग्लैड टू बी हियर। बहुत मजा आने वाला है, खूब सारी बातें करेंगे हम। बिल्कुल, और मैं जिनके साथ हूँ वो सिर्फ बातों में ही तो माहिर है, तो इसीलिए बातें तो बहुत होने वाली है। बातें बहुत होने वाली हैं। चलते बात करते हैं। एब्सोल्युटली। और हाँ, हालांकि आपने मेरा इंट्रोडक्शन आपने बोला नहीं, जैसे बोलना था मैं आपको बोलना पड़ेगा। मैं बोल चुकी, मैंने आवाज वगैरह सब सुना दिया। खुराफाती नितिन। खुराफाती नितिन में बहुत सारी खुराफात करने वाले आज। इन सबके जो है शक्लें देख लीजिए आप, क्योंकि ये सारे जो आने वाले टाइम में इंडिया की क्रिकेट टीम में खेलेंगे, तो अभी से मेरे को ऑटोग्राफ चाहिए। अरे थैंक यू। इस धरती पर ऐसा कोई नहीं होगा जिसे क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो क्रिकेट तो एक हो जाए बैटिंग। बड़ी गाड़ियां चलाई हमने, सुन के बता रहा आप, मतलब मुझे अभी आप पूरा ट्रैफिक आपसे ने बहुत जोरदार। वाह। चलिए आपसे अब बातचीत का हम सिलसिला शुरू करते हैं और आपके बारे में मतलब जो अच्छी यादें, थोड़ी सी जो नोकझोंक वाली चीज़ें रही होंगी, वो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दर्शक आपकी आवाज़ सुनते हैं और आप जो बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो सब वो समझते हैं। लेकिन आपके अंदर में क्या है, जो कहते हैं ना कि एक बाय हार्ट आप क्या सोचते हैं, लाइफ आपकी कैसी है। एवरीवन वांट्स टू नो कि खुराफाती नितिन आखिरकार है कौन, क्या है वो, मतलब कैसे वो इतना एंटरटेनिंग है, कैसे खुराफाती वो खुराफात कर लेते हैं, कैसे नटखट बना जो है वो रेडियो पे जो है अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते हैं, वो सब कुछ वो जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी आपकी लाइफ को, मतलब अभी तक कैसा रहा सर फुल ऑन आपका लाइफ। 22 साल का तो करियर रहा ही, लेकिन बचपन भी। लेकिन लाइफ जो है बहुत ही सिंपल रही है और मिडिल क्लास फैमिली के जैसे बच्चे पले बड़े होते हैं, बिल्कुल मैं वैसे ही हूँ। माँ बाप जो है जी जान लगा देते बच्चों को पालने में, तो मेरे पिताजी ने और मेरी माताजी ने भी वही किया, बिल्कुल वैसे ही पाल पोस के बड़ा किया है। तो बहुत ही एवरेज सी लाइफ ली है, लेकिन एवरेज मीन्स में कैसे बच्चों को एक बहुत अच्छी लाइफ दी जा सकती है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया और इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें पाल पोस के इतनी हमारे लिए जो सैक्रिफाइसेस किए। तो हैविंग सेड दैट, आई थिंक रेडियो इंडस्ट्री में जब मैं आया, अब काफ़ी समय हो चुका है, कुछ 23 साल हो चुके हैं मुझे रेडियो में आए हुए। और जब मैंने शुरुआत की थी उस ज़माने में प्राइवेट FM नहीं हुआ करता था। तो जब मैंने रेडियो में एंट्री मारी, तब उस वक्त तो एज अ हॉबी लोग किया करते थे। तो जैसे मुझे आधे घंटे का शो मिलता था हफ्ते में, तो मैं मतलब महीने भर में सिर्फ 2 घंटे ऑन एयर हुआ करता था। तो इनफैक्ट तभी लोगों का ये सोच बन गई, लोगों की, रिश्तेदारों की, कि जब भी वो पूछते थे कि क्या करते, मैं कहते रेडियो जॉकी है। तो कई साल तक वो बोलते थे वो तो ठीक है पर काम क्या करते। और कम वक्त प्रॉब्लम ये है कि 23 साल के बाद भी आज भी जब मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, रेडियो तो पूछते हैं रेडियो जॉकी तो ठीक है पर और क्या करते हैं। तो मैंने कहा भैया ये तो मैं पूरे दिन काम करता हूँ। तुम पूरे दिन गाने चला रहे हो, बातें कर रहे हो, ऐसा क्या है इसमें। तो एक वो कहीं ना कहीं वो पेन पॉइंट है कि कई लोगों को अभी भी समझ नहीं आता कि ये फुल टाइम जॉब है और आप मीडिया के लोग हैं, तो आपको मालूम है कि मेहनत मुशक्कत बहुत होती है, जैसे हर फील्ड में होती है। तो मेहनत मुशक्कत बहुत है, पर कई बार वो दिखती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं कभी रेडियो जॉकी बनना नहीं चाहता था, तो मुझे पता ही नहीं था रेडियो जॉकी बनना होता क्या है। अच्छा, तो इसका ये सफ़र क्या रहा? ये सफ़र बड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि मैं तो हमेशा से एक एक्टर ही बनना चाहता था। तो मैं 4 साल का था जब मैंने एक्टिंग शुरू करी थी और ड्रामेबाज था मतलब मैं पर मतलब मैं स्कूल में करता था एक्टिंग और मैंने प्लेज वगैरह काफ़ी किए प्रोफेशनली भी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि रेडियो जॉकी होना होता क्या है।
पर मेरे को बातें करना इतना अच्छा लगता था और म्यूज़िक सुनना जो है इतना अच्छा लगता है, म्यूज़िक चलाना इतना अच्छा लगता था कि मुझे लगा कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इन्हीं चीज़ों के पैसे मिलते हैं तो कर लेते काम। तो ये मेरी सजेशन जो है मेरी एक फ्रेंड की मम्मी ने मेरे को दिया था, उन्होंने कहा बेटा आपको रेडियो पे होना चाहिए। तो मैंने ना इस बात को पर्सनली ले लिया। मुझे लगा आंटी क्योंकि उस ज़माने में आपको कह रहा हूँ ना आधा घंटे का शो मिलता था हफ्ते में, मुझे लगा आंटी कहना चाह रही एक तरीके से कि मेरे घर पे फ़ोन करता रहता है, लुक्खा आदमी है, मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। तो उनका बेटे तू तो नौकरी भी ऐसी करेगा कि सिर्फ आधा घंटा काम करेगा हफ्ते में, तेरे तो बस की और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगा, पर आंटी का मतलब था कि मेरी आवाज़ ऐसी थी कि मुझे रेडियो पे होना चाहिए। फिर मेरे मामा जी ने मुझे बताया, उस टाइम पे ऑल इंडिया रेडियो में वैकेंसी आई थी प्रेजेंटर्स की, तो उन्होंने कहा कि भाई रेडियो प्रेजेंटर्स की नौकरी के लिए आया तो तुम अप्लाई करो। तो मैं ऐसे ही लगे मस्ती मस्ती में कि देख लेते हैं, जिन चीज़ों के लिए घर पे डांट पड़ रही है, ज़्यादा बातें करता है, म्यूजिक बहुत सुनता है, अब कोई पैसा देना चाह रहा है तो देख लेते हैं। वहाँ से शुरुआत हुई एंड द रेस्ट एज दे से इज नॉट हिस्ट्री इज ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने घाट घाट का पानी पिया, मैंने खूब सारे रेडियो स्टेशन बदले और अब फाइनली जो है मैं 92.7 बिग एफएम पर आता हूँ। तो ये ऐसा सफ़र रहा है मेरा किरण एंड आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। मैं अभी भी एक्टर बनना चाहता हूँ, पर रेडियो कहीं ना कहीं एक्टिंग जो पैशन था वो एक्टिंग प्यार बन गया और आर्जिंग जो हॉबी प्यार था थोड़ा बहुत वो पैशन बन गया, तो वो थोड़ा तब्दील हुआ। जी नितिन, तो फिर कभी ये एक दिक्कत नहीं हुई कि जैसे हम एंकर्स हैं तो हम अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए, अपने शब्द तो हैं ही हमारे, रेस्ट हम अपने लुक के ज़रिए भी काफ़ी चीज़ें अपने दर्शकों को समझा देते हैं, आपको सिर्फ अपनी आवाज़ से दर्शकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ये कभी टफ लगा? बड़ा अच्छा सवाल है किरण आपका, और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो रेडियो के बारे में सोचा जाता है कि शॉर्टकमिंग है, वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि रेडियो पे, क्योंकि ये बाय द वे कुछ ब्लास्ट क्लास नहीं हुआ है, यहाँ पे गेंदें जो है बहुत जोर के मारी जा रही है, ये हमारे भारत का भविष्य पीछे आप देख रहे खेल रहा है, ये रणजी क्या है, ये सीधा के सीधा इंडियन क्रिकेट टीम में जाने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये रेडियो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि क्या है ना, देखिए अब अगर आपको एज एन टीवी एंकर अगर मैं आपको बोलूँ कि कल आपको यहाँ से अगरतला की फ्लाइट पे आपको हवाई जहाज के पंख के ऊपर बैठ के शो करना है, आपको क्या बौखलाहट वाली बात कर रहे हो, तुम ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। पर रेडियो में मैं कर सकता हूँ। आई कैन कन्विंस यू कि मैं इस समय बैठा हूँ प्लेन पे और मेरा मन किया है, मैंने पायलट साहब से बात कर ली, उन्होंने कहा कि अगर हम इसको 5000 फीट पे लेके जाते हैं, स्पेशली आपके लिए करेंगे, हम आपके बड़े फैन हैं, तो आप निकल के बाहर जाके पंख पे बैठ जाइएगा, रस्सी बांध देंगे हम। आई कैन कन्विंस यू विद स्पेशल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग कि आप ये ये मुमकिन है कि मैं कर पाऊँ आपके लिए ना। एक तो वो बात होगी, तो इसलिए स्ट्रेंथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कई लोग बोलते हैं इसको रेडियो इज द थिएटर ऑफ द माइंड, बिल्कुल वही है। दूसरी तरफ इसका एक और जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, वो ये कि क्योंकि रेडियो पर दिखाई नहीं देता ना किरण, इस वजह से रेडियो और ज़्यादा विजुअल है। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि क्या होता है कि आपकी आवाज़ के ज़रिए जितने भी लिसनर्स हैं वो आपके इमोशन को समझते हैं, आपकी पूरी बात को समझते हैं। तो जब आप उनको कोई बात बता रहे हैं, वो पिक्चर पेंट करने अपने दिमाग में, तो अगर आपकी आवाज़ में सच्चाई अगर 1% भी कम हुई तो लिसनर को पता लग जाएगा, और अगर उसे पता लग गया कि आप झूठे हैं तो वो अगले स्टेशन पे जा रहा है और दोबारा कभी आपको सुनने नहीं आने वाला। तो इसलिए आपको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ता है। तो सिर्फ जो मुश्किल होती है रेडियो पे वो ये होती है कि आपको लगातार जो है ये सोचना पड़ता है कि आप झूठ ना बोले और ऑनेस्ट रहें, जिस बारे में आप वाकई में फील करते हैं उस बारे में। तभी आप नोटिस करेंगे कि कई लोग आते हैं रेडियो इंडस्ट्री में और कुछ समय बाद वो नहीं दिखते, क्योंकि वो ये उनको ये समझ नहीं आती है बात कि रेडियो इज ए ट्रू मीडियम, आप इस पर झूठ नहीं बोल सकते। सो इफ यू डोंट फील स्ट्रांगली अबाउट इट, डोंट टॉक अबाउट इट। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। जब भी हम किसी को ट्रेन करते हैं ये बोलते हैं कि वो कहते हैं सर मुद्दे कैसे उठाएं, अगर कोई मुद्दा उठाना है तो कैसे डिसाइड करें किस पे बात करनी, किस पे। मैं कहता हूँ इफ यू डोंट फील फॉर इट, डोंट टॉक अबाउट इट, सिंपल सी बात है। So that is why I think that becomes, not being seen becomes the biggest strength of radio. I think ये हमें जो कहते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि हमारे सामने तो जो विजुअल्स होते हैं उस पर आपको बोलना ही बोलना है, और आप लोगों का ये है कि अगर आप उसको फील नहीं कर रहे हैं मत बात करो। एब्सोल्युटली। और आपका काम ज़्यादा मुश्किल भी है इसलिए भी क्योंकि विजुअल मीडियम जो है आपको लगातार जनता देख रही है। अब जैसे अब वर्क फ्रॉम होम मैं कर रहा हूँ, अब प्लीज़ विजुअलाइज मत कीजिएगा, बिकॉज ये आपके सामने कोई जॉन इब्राहिम नहीं बैठा कि आप ऐसा विजुअलाइज करना चाहेंगे, पर आप सोचिए मैं निक्कर में बैठ के शो कर रहा हूँ, अब आपको नहीं पता, अब मैं रेडियो पे कन्विंस, आपको लगे यार ये सूटेड बूटेड आदमी बैठा हुआ है ना, आज जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, ये बिल्कुल कुर्ते पजामे में एकदम टीका लगा के बैठा है, पर हो सकता है मैं तब तक नहाया भी ना हो जब तक मैं शो कर रहा हूँ। तो ये एक पॉजिटिव भी है। तो काफ़ी मेरे जैसे आलसी लोगों के लिए भी अच्छा वीडियो में एक सेंस में कि सुबह सुबह उठ के अगर मैं नहा के शो कर लूँ तो आपको लगेगा चमकता हुआ आदमी बैठा हुआ है। और टाइमिंग भी 9 से 11 की है, तो 7 से 11
7 से 4 घंटे, हाँ 4 जी, घंटे। मंडे टू सैटरडे 4 घंटे। इनफैक्ट आई हैव अ रिकॉर्ड ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो। आई थिंक जब से मैंने शुरुआत की है, हाँ। यहाँ पे कोई इतना ट्रैक रखता नहीं, बट आई थिंक अगर आप ब्रॉडकास्ट आवर्स देखें, नंबर ऑफ आवर्स की, कई रेडियो जॉकीज ने ब्रेक लिया फिर वापस आए, पर मैं क्योंकि लगातार 23 साल से कर रहा हूँ, तो मेरा रिकॉर्ड भी है ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट आवर्स ऑन एयर। तो 4 घंटे का शो मंडे टू सैटरडे मेरा आता है बिग एफएम पर सुबह 7 से 11। तो नितिन जी की डफली यहाँ पर मौजूद है और डफली के साथ तो गाना सुनना बनता ही है। तो चलिए नितिन जी, हम ब्रेक के बाद आपके गाने के साथ शुरुआत करें। गाइए मेरे साथ। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तो भाई मैंने ये गाना क्यों गाया मैं आपको बता दूं किरण जी, बिकॉज एमएच और श्रद्धा चैनल में कई बार देखता हूँ, उस पर इतनी प्यारी प्यारी बातें होती हैं। तो इस गाने के ज़रिए मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमने 15 अगस्त पर सबने हर घर तिरंगा में अपने घरों पर तिरंगा लहराया और दिखाया कि हम बहुत पेट्रियाटिक है। सही मायने में आप पेट्रियाटिज्म तब दिखाएंगे जब आप टैक्सेस की चोरी नहीं करेंगे, जब आप सड़कें गंदी नहीं करेंगे और जब आप मौके नहीं ढूंढेंगे ट्रैफिक रूल तोड़ने का। तो झूठ नहीं बोलना है, ज़िंदगी से झूठ निकाल देना है। टैक्स के मामले में तो स्पेशली टैक्सेस भरिए और बनिए सच्चे हिंदुस्तानी। वाह, क्या मैसेज मिला है। यहाँ पर अमृत महोत्सव चल रहा है और अमृत महोत्सव को देखते हुए नितिन जी ने, जिनकी बात को मुझे लग रहा है हर कोई मानता है, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज़ के जरिए आप लोगों के दिल में इतनी जगह बना ली है ना कि आप सब उनको सुनना और उनकी बातों को फॉलो करना बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के तौर पर हमने नितिन जी को हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। गाने तो चल ही रहे हैं, क्रिकेट भी वो खेल चुके हैं, लेकिन इसके साथ अब हम इनकी कहानी को थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि बहुत कुछ है इनके बारे में जानने के लिए। नितिन जी, जो हमें पता है 11 साल तक आपने एक जी की नौकरी की एंड फिर आपको ऐसा लगा कि अगर मैं यहाँ चीज़ें छोड़ता हूँ तो मुझे फिर नौकरी कहीं पर भी मिल जाएगी। जो बातें मैंने आपके इसमें रिसर्च की हैं तो मुझे पता चला, लेकिन उसके बाद वो दोस्त नहीं आए सामने, चीज़ें नहीं मिल पाई, जॉब नहीं मिल पाया, ठीक है। उसके बाद आपको मतलब आप हार मानने वालों में से नहीं है, आपने समोसे बेचे, जो भी रहा या पूरा जो सिचुएशन रहा आपने उसको टैकल किया है, फिर आपको नौकरी मिली। तो उस वक्त के नितिन में और अभी के नितिन में आपको कुछ अंतर दिख रहा है? पहले से आपको लगा कि इतना मैंने स्ट्रगल कर लिया है, दोस्त साथ नहीं रहे तो मुझे उनके टाइप हो जाना चाहिए, या आप उससे बेहतर इंसान बन गए हैं? क्या लग रहा है? किरण जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी में जब भी कोई टफ टाइम आता है ना, तो उस वक्त तो आपको लगता है कि भगवान मेरे साथ क्यों कर रहा है जी। बाद में लगता है भगवान शुक्र है तेरा कि तूने किया हमारे साथ है। क्योंकि क्या होता है ना, आपको समझ आती है जिंदगी की समझ अगर आपको लेनी है ना, ये बड़े बड़े बूढ़े जो हैं बोल के गए हैं, बड़े बूढ़े की जब तक आप अंधकार एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको रोशनी की समझ नहीं रहेगी। उसी तरीके से जब तक आपको दर्द ना हो तब तक आपको सुकून का एहसास नहीं होगा। तो वही वाला हिसाब किताब है। तो जब ये सारा पीरियड हुआ मेरे साथ, तो मुझे एक बात रियलाइज़ हो गई कि ठीक है, दोस्त यार वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, पर आपके जो सबसे सच्चे मित्र हैं, जो हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे कम वट में, यू नो, चाहे रात के 2 बजे हो चाहे दोपहर के 2 बजे हो, वो इंसान, वो लोग, दो सेट ऑफ पीपल जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, वो आपकी फैमिली होती है। तो मेरे माँ बाप और मेरे भाई, तब मेरी शादी हुई नहीं थी, तो मतलब मैं गिनती के अपने हाथ पे अगर मैं गिनना चाहूँ तो जैसे मेरे माँ बाप, मेरे भाई और शायद मेरे मामा जी, बस यही लोग थे जो उस वक्त खड़े रहे हमारे साथ। अब देखिए मेरा, लेकिन मैं दिल से उन लोगों का भी बुरा नहीं चाहता जिन्होंने हेल्प नहीं करी या सामने नहीं आए, बिकॉज लेट्स फेस इट, अपनी ज़िंदगी में सबके इतने तनाव होते हैं, सबके ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, इतनी स्ट्रगल्स होती है कि कई बार आप चाहकर भी किसी और की मदद नहीं कर पाते। और ऐसा नहीं कि मैंने किसी से मदद मांगी, पर एवरीवन अराउंड मी वाज अवेयर कि मैं आई वाज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड स्पेल, जहाँ मेरे पास नौकरी नहीं थी, जहाँ मेरी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी थी। जैसा कि आपने बोला, बिल्कुल ठीक है, मैं एक गुड़गांव मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा, क्योंकि तब मुझे गुड़गांव ने आसरा दिया। यहाँ पर हमने एक खोखा खोला था और मेरे भाई और मैंने वहाँ पे खड़े होकर तल के समोसे बेचे थे। तो ये सब कुछ हुआ। तो ये सब जो था मेरे लिए एक लर्निंग पीरियड था। देखिए क्या होता है ना, 2 तरह के सफ़र होते हैं जी। जब इंग्लिश का आप सफ़र करते हैं ना, तब आपको भगवान मौका देता है हिंदी का सफ़र करने का, अपने अंदर का। तो मुझे अपने अंदर का सफ़र करने का मौका मिला, और तब मैंने जब ये सफ़र किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो सफरिंग आई है मेरी ज़िंदगी में, वो सफ़र के लिए आई थी, और इस सफ़र ने मुझे शायद अगर बेहतर नहीं तो एक अलग इंसान बनाने की कोशिश की, जो कि मैं खुश होकर हुआ। क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि रेडियो जो इतना पावरफुल मीडियम है, अगर मैं उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करूँगा तो कहीं ना कहीं मैं उस मीडियम की तौहीन कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने उस मीडियम को एक पोडियम बनाया। मैंने CSR करना शुरू किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं। मैंने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाने शुरू किए रेडियो पे, जो कि मुझे लगता था कि लोगों के दिल के करीब है, और शायद इस बारे में बात करने से लोगों में शायद थोड़ा बदलाव आएगा। किरण, मेरा ना एक हार्डकोर, वो कहते हैं ना, बिलीफ है मेरा
कि 99% लोग ना दिल से अच्छे ही होते हैं। वो 1% जो समाज में होगा शायद ख़राब होगा, उनका दिमाग ही ऐसा है कि वो लोगों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, बट 99% लोग अच्छे होते हैं, वो अच्छा काम करना चाहते हैं। पर कई बारी आप अपनी ज़िंदगी के तनाव में समझ नहीं पाते कि अच्छा कैसे करें। तो रेडियो एक ऐसा मीडियम बन जाता है जहाँ पर आप उनको याद दिलाते हैं कि भाई सुन, तू अच्छा काम करना चाहता है ना, ये कर ले। तो आप उन्हें मौके देते हैं और वो करते हैं। तो जैसे मैंने एक एम्बुलेंस के लिए कैंपेन करी थी जहाँ मैंने सिर्फ इतना बोलना शुरू किया कि आप एम्बुलेंस को रास्ता दें। वो इतना बड़ा हिट हुआ कैंपेन, वो इट बिकेम वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग कैंपेन्स ऑन रेडियो एंड पीपल स्टार्टेड गिविंग वे टू द एम्बुलेंस। हमें कॉल्स आने शुरू हो गए। वीरेंद्र सहवाग जी ने एक बार कॉल किया मेरे शो पे कि मेरा ड्राइवर जो है वैसे बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है पर ज़्यादातर वो एम्बुलेंस को रास्ता देता नहीं था, मुझे टोकना पड़ता था। आपका शो सुनने के बाद वो एम्बुलेंस को रास्ता देता भी है और मैंने कई बार देखा वो लोगों को रास्ते में बोलता है कि यू नो एम्बुलेंस को रास्ता दो, एम्बुलेंस आ रही है। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी जीत थी। वो हुआ। अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया कि जनवरी में मुझे लगा कि सब पोल्यूशन के लिए ना दिसंबर में खड़े हो जाते हैं दिल्ली में। अरे गैस चेम्बर बन गया दिल्ली गैस चेम्बर, तो ये कौन है इसका जिम्मेदार? अब बार बार हम खड़े होकर बोले कि कोई पर्टिकुलर सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, कोई अथॉरिटी। देखिए उंगली पॉइंट करना तो बड़ा आसान है ना। इट्स सो सिंपल टू से कि उसने काम नहीं किया, तुमने क्या किया? क्या तुमने सब कुछ कर लिया पोल्यूशन घटाने के लिए? तो मैंने फिर दिल्ली को मौका दिया। मैंने कहा दिल्ली के धाकड़ अगर आप हो तो दिल्ली के धाकड़ कहते हैं हवा टाइट है पर जारी अपनी फाइट है। हैशटैग मेरा घर हरा घर। मैंने कहा आप अपने घर से शुरुआत करें। सिर्फ 5 एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स दिल्ली के हर घर को लगाने। मकसद ये था कि दिल्ली का ग्रीन कवर बेटर होगा और धीरे धीरे करके शायद पोल्यूशन पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए। खत्म हो जाएगी पोल्यूशन ही नहीं होगा पर कम से कम शुरुआत तो करें। तो मेरी कोशिश रेडियो के जरिए भी रहती है, इसलिए मेरे में बदलाव आया कि अब मैं मौके ढूंढता हूँ कि दूसरों को भी मौका मिले मेरी तरह रेडियो पर आकर रेडियो के साथ जुड़कर कुछ अच्छा काम करने का। तो ये नितिन, उस वाले नितिन और इस नितिन में फर्क है। बाकी मैं तब भी किसी का कोई बहुत बुरा नहीं कर रहा था, तब एंटरटेनिंग कर रहा था सिर्फ, आई वाज जस्ट डूइंग एन एंटरटेनिंग चैनल था वो भी। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होती थी, बॉलीवुड के बारे में बातें होती थी। अब मैंने अपना जिम्मा ले लिया कि अब जैसे अब लेटेस्ट आपने सुना ही है, बिल्कुल लेन में गाड़ी चलाओगे तो सभ्य कहलाओगे। बिल्कुल। अब वो देखिए कितनी छोटी बात है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि यार हम सिविलाइज्ड लोग हैं ना। भारत पूरे वर्ल्ड में क्यों मशहूर है? अपनी सभ्यता की वजह। मतलब ये कहा जाता है कि इंडिया से ज्यादा सिविलाइज्ड लोग कहीं नहीं है और मैं वाकई में इस बात में यकीन करता हूँ। बिल्कुल। देखिए ना, आप अगर देखें चाहे कोई मुसीबत आ जाती है किसी के सर पे या जो भी है आसपास, जैसे आस पड़ोस में लोग रहते हैं, इतनी प्यार मोहब्बत आपको किसी देश में नहीं मिलेगी, वो यहाँ पर आपको मिलती है ना। वो कभी कभी हो जाते हैं, झगड़े वगड़े हो जाते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, पर ज़्यादातर लोग जो है अच्छे ही हैं, राइट। तो मुझे बस ये लगता है कि ये जो मुहिम है इसके थ्रू मैंने एक छोटी सी बात बोली कि अगर आप सभ्य वाकई में हैं, आप लेन में गाड़ी चलाओ। अब देखते हैं उसका क्या असर होता है। अभी तो चल रही है मुहिम, लेट्स होप। नहीं नितिन जी, असर तो हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैं थोड़ी सी सभ्य होते हुए दिख रही हूँ। आप तो अच्छी गाड़ी चलाते हैं। आज जब हम आ रहे थे मैं मैम के पीछे था और ये बहुत तमीज से गाड़ी चलाती हैं, तो ये ऐसे ही बोल रही है कैमरा पे, शी इज अ वेरी गुड ड्राइवर। पर यू नो नितिन, मतलब बहुत अच्छा लगा देख करके जब मैं सुन रही थी ये सारी चीज़ें एंड लोगों को वो लेन में चलते हुए भी देख रही थी, क्योंकि जब मैं जाती हूँ तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का ड्राइव होता है मुझे मेरे ऑफिस तक जाने में, और उस बीच में आप ISBT से लेकर के जहांगीरपुरी जो मुकरबा चौक है, लोग काफ़ी लेन तोड़ते हैं क्योंकि जल्दी सबको जाना होता है, बट लोग थोड़ा सा रुकते हैं, आप सोचते हैं क्या बात है। तो उनको मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हे भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई लेकिन नीचे मत देखिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सामने देखिए प्लीज। तो बेहतरीन गानों के साथ हम नितिन के जो सफ़र है उसके बारे में जान रहे हैं, और हमने जाना कि इन्होंने समोसा बेचा, छोले भटूरे बेचे, लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये भी इनका शौक था, पैशन था, और उस पैशन को इन्होंने प्रोफेशन में बदला है। तो आप हमेशा से अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलेंगे तो बेहतर ही कुछ निकल करके आता है। खाने में क्या पसंद है? बनाना तो हम समझ गए, समोसे छोले भटूरे। खाने में क्या पसंद है? देखिए सच बात बताऊं तो मैं जबरदस्ती ऐसे सिर्फ कैमरे के लिए नहीं कह रहा, मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। अच्छा। तो मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। हाँ। पर मैं बाहर खाने का भी बहुत शौकीन हूँ। तो इनफैक्ट मैं इतना शौकीन हूँ कि मेरे घर वाले कई बार परेशान होते हैं, मैं हर बार एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो हर बार जब हमारे घर में खाना बाहर से मंगाया जाएगा तो उनके मन में थोड़ा खौफ भी होता है कि आज पता नहीं क्या मंगाने वाला है, आज कोई नया रेस्टोरेंट मंगाया जाएगा, हमारे पेट की खैर नहीं। क्योंकि मैं हर चीज़, तो आई एम लाइक अ रेस्टोरेंट ओनर्स ड्रीम कि हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया, नितिन तो मंगवा ही लेगा और कोई मंगवाना है। तो मुझे बहुत पसंद है, खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ। और अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे फेवरेट आइटम्स क्या हैं, तो जैसे ऑफ कोर्स इंडियन कुजीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। और आई एम द फर्स्ट पेस्ट्री शेफ़ RJ ऑफ इंडिया, तो मैं एक्चुअली सर्टिफाइड पेस्ट्री शेफ़ भी हूँ। तो मुझे बेकिंग का बहुत शौक है। लेकिन सब्जियों में जैसे मुझे भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है, भिंडी, अरबी भिंडी, बैगन का भरथा, करेले,
तो करेले लोग सोचते हैं करेले खाता है तू, करेले तो मैं ऐसे बिना रोटी के सूखे खा लेता हूँ, मुझे इतने अच्छे लगते हैं। हाँ, तो आई थिंक वो कड़वाहट तभी मेरे अंदर इतनी भरी हुई है क्योंकि मैं करेले बहुत खाता हूँ। नहीं, वो कड़वा खाते हैं इसीलिए इतना मीठा बोलते हैं। पर ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और एक दिक्कत जो है वो बहुत है कि मेरे को मीठा का बहुत शौक है। तो लोग का वो कहते हैं ना, यू हैव अ स्वीट टूथ, तो आई डोंट हैव अ स्वीट टूथ, आई हैव स्वीट टीथ। मेरे 32 दांत मीठे हैं। तो मुझे तो कई बार ये लगता है कि जैसे रात के 2 बजे मुझे चॉकलेट आवाज़ लगा रही है फ्रिज से कि मेरा एक पीस बचा खा ले, मुझे ऐसे लगता है कि सही में चॉकलेट मुझे आवाज़ें लगा रही है। तो मुझे इतना मीठे का शौक है, पर अब आजकल थोड़ा वो कंट्रोल करने की कोशिश है। तो बस इसलिए क्योंकि कहीं से कुछ क्रिटिसिज्म एक आया था कि आपके आवाज़ के साथ आपके मतलब जो सांसें हैं वो भी सुनाई पड़ती है। हाँ, ये हुआ था। उसके बाद जो है कि मैंने ये वजन स्टोरी जान घटाया। लेते हैं। हाँ। हाँ, तो क्या हुआ कि एक्चुअली अभी तो मैं थोड़ा कम हो गया हूँ, पर पहले मैं और ज़्यादा था और भरपूर था। तो जैसे आज हमने 1-2 शॉट्स खेले क्रिकेट के, तो तब मैं वो भी ना खेल पाता। अच्छा, और इतना बुरा हाल था कि जैसे आप वहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक आए ना, मैं इतना वेट पुट ऑन कर चुका था कि मुझे वहाँ से यहाँ तक आने में कम से कम 4 ब्रेक्स लगती। आपको मुझे 2-3 बार बीच में पानी पिलाना पड़ता। मेरा इतना बुरा हाल हो चुका था, बहुत वेट पुट ऑन कर लिया। तो उस दौरान मुझे किसी ने कॉल करके बोला था कि यार तेरी ना सांसें आ रही हैं। अब तो सांसें आनी चाहिए, जिंदा हूँ मतलब। तो मैंने कहा नहीं, तेरी रेडियो पे सांसें सुनाई दे रही हैं। तो वो रेडियो के एक काफ़ी सीनियर इंसान थे, तो उन्होंने जब मुझे ये बात बोली तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है आपका और आपका शुभचिंतक है तो आपको उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अरे इसने कैसे बोल दिया कि मेरी सांसों की आवाज़ आ रही है। मैंने उस बात को माना और मैंने अपना वज़न घटाया थोड़ा, और मुझे लगा कि चलो अब जो है थोड़ा बेटर हो गया। और मैंने जब बैठ के रिकॉर्डिंग सुनी उनके बोलने पर, तो वाकई में मेरी आवाज़ आ रही थी। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज, मुझे पता नहीं लग रहा था, मेरी सांस चढ़ती रहती थी। तो मैं लगातार बोल रहा था मेरी सांस साथ साथ चढ़ रही है, बट आई डिडंट नो इट। तो उन्होंने बताया तो आई रियलाइज, फिर मैंने थोड़ा वजन घटाया। नहीं, और इससे भी एक मैसेज जाता है ना कि अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसे नेगेटिव नहीं लेकर के Absolutely. पॉजिटिव वे में हमेशा लेना चाहिए। तो किरण, असल इंसान की पहचान ही वो है कि अगर आपको कोई क्रिटिसाइज करे ना, तो आप उसमें सोचो कि उस इंसान ने वक्त निकाल कर आपको आपकी खामी बताई है, तो उससे तो आपको मोहब्बत होनी चाहिए। ये बजाय कि आप सोचें कि कितना बदतमीज आदमी है, आप सोचो कितना तमीज़दार आदमी है, उसका क्या जा रहा है, वो तो अपनी ज़िंदगी जीता रहेगा, आप अपना शो और बिगाड़ लेंगे। पर उन्होंने मुझे ये बात बोली, तो और आज तक जो है मैं टीचर्स डे पे उन्हें हमेशा हैप्पी टीचर्स डे भेजता हूँ, क्योंकि मेरे तो शिक्षक हुए ना एक तरीके से, उन्होंने मुझे सिखाया। तो मैं आज भी उनकी बातों भूला नहीं हूँ, और आज तक मेरे साथ टच में है, चाहे वो किसी और रेडियो स्टेशन में काम करते हैं, और वो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वो जानते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एंड इसी के साथ नितिन, ये जो लुक है आपका, जिसको आप कह रहे हैं कि ये मेरा लुक जो है वो फिल्मों में थोड़ा विलेन के लिए होने वाला है, तो इस लुक के पीछे क्या लगा, क्यों ये लुक रखना चाहिए, ये मुझे ऐसे आपको क्यों पसंद है? तो किरण, मैं जब भी क्लीन शेव हो जाता हूँ, हाँ, तो मेरी बीवी मुझे कहती है कि मैं छिली हुई मुर्गी लगता हूँ या रसगुल्ला। तो उन्होंने बहुत सारे नाम मुझे प्यारे प्यारे दिए थे, जो मुझे लगा कि अगर आम जनता के सामने अगर बार बार बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगे मुझे, तो मुझे लगा नहीं। पर ऑन ए सीरियस नोट, मुझे मूछें रखने का बहुत शौक है। ओके। तो कई लोग क्लीन शेवन रहते हैं, कई लोग मूछों के साथ रहते हैं। मैं काफ़ी सालों से, मतलब जब से ये मूछें आनी शुरू हुई हैं, मुझे बहुत शौक है कि मैं बियर्ड रखूँ, मूछें रखूँ। अब उसमें क्या है ना कि अब मेरा नाम खुराफाती है, तो मैं वाकई में दिल से भी खुराफाती हूँ। तो किसी और के साथ करने से पहले मैं अपने साथ खुराफात करता हूँ। तो मैं आए दिन कुछ ना कुछ बदलता हूँ। थोड़े दिन पहले मैंने सिर्फ यहाँ मूछें रखी थी, फिर मैंने फ्रेंच बियर्ड रख ली, फिर मैंने कलमे बढ़ा ली थी। अब मुझे ये मज़ा आने लग गया, क्योंकि मुझे लगा कि शायद, देखिए इतनी बारी होता है, मैं आपको जैसे बता रहा था कि कहीं ना कहीं किसी न किसी को टक्कर जाता है, कहते यार तुम तो मेरी अगली फिल्म के हीरो लग रहे हो। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे देख के डायरेक्टर बोल दे बचेगा, तुम मेरी अगली फिल्म के विलन लग रहे हो। कम वक्त मुसीबत ये हुई कि जब से मैं विलन बनना चाहता हूँ ना, जब से मैंने होश संभाला है, तब से धीरे धीरे करके बॉलीवुड में विलन ही खत्म हो चुके हैं। मतलब अब वो ऐसी पिक्चरें बनाते हैं कि विलन की जरूरत नहीं होती है। तो मैं बहुत खपा हूँ और इंडस्ट्री से। विलेन भी थोड़े से चिकने टाइप से रहते हैं हाँ, वो आजकल। मतलब वो बिल्कुल कोई वेल clean मेंटेन shaven, अपने आप को। और विलन 90% तो कई बारी हीरो से ज़्यादा हैंडसम होता है, उसकी ज़्यादा अच्छी बॉडी होती है। तो ऐसे विलन से जो है मैं कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा काम ना करें। आप जो सेट हमने सोचा है ना, जैसे विलन होने चाहिए, उनको वैसे रहने दें प्लीज़। अदरवाइज नितिन को मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो गड़बड़ कर रहे हैं आप, है ना। जिसके अब लिए मैं यहाँ मूछें उगा के बैठा हूँ, आप बिल्कुल क्लीन शेव घूम रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक गेम खेल लेते हैं, जो आप हर दिन 7 से 11 जो आपका शो जो आता है, उसमें लास्ट में आप अपने जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, उनके साथ आप वो खेलते हैं। और बताओ घर पे सब कैसे है? घर पे सब ठीक है? नहीं, बातों को पलटने की कोई जरूरत नहीं है। अब आया वो गेम ऊँट पहाड़ के खेलेंगे। नीचे। हम वो गेम खेलेंगे, उसके बाद एक नंबर भी जारी करेंगे और कहेंगे कि नितिन ने जितने आंसर्स दिए हैं उतने हमारे वॉल पे उनकी फोटोग्राफ्स लगेंगे। ओह नो। यही रहते हैं आपके लाइन तो यही रहते हैं। बिल्कुल। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। ये निकल देखो गया दोस्तों, मेरा। बेइज्जती होने वाली है, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज तक बड़े हम बहुत ज़्यादा 30 मार खान बन रहे थे।
सबसे सवाल पूछे थे, आज हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप मुझे गाना सुनाएंगे, मैं गाने का कुछ आपको म्यूजिक सुनाऊंगी और उस म्यूजिक से आपको पकड़ना है कि वो गाना कौन सा है। पर मैं हिंट भी देता हूँ शो पे, आपको हिंट देना पड़ेगा, समझ नहीं मैं आया hint नहीं तो। दे पाऊंगी क्योंकि मैं ये तो गानों बहुत- के मामले में बहुत कच्ची हूँ। चलिए। और हाँ, ये तो मिलके गाएंगे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाना है। आप गाती बहुत अच्छा है, वाह। सो अब आपके लिए यहाँ पर दूसरा गाना जो है वो आ रहा है, सेकंड सॉन्ग। भाई साहब खतरनाक क्विज मास्टर है। सुनने से पहले बंद कर दिया बस। नहीं नहीं, आपके एक्सप्रेशन से मुझे पता चला कि अब पता चलने वाला है, मैं बंद कर दे रही हूँ। 1 2 3 तो गाएंगे साथ में। ओके। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। ये सूर्य देवता हमारे लिए गा रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में। पिघल गए हमको, मतलब बारिश का नामो निशान नहीं है। आप और चलानी है? हाँ, अभी तो सिर्फ 2 ही गाने हुए हैं। ओ मेरे दिल के चैन चैन। देखिए हम तभी ना बिग एफएम पे जो गाने चलाते हैं ना, कई लोग बोलते हैं रेट्रो, ये रेट्रो नहीं है, ये टाइमलेस म्यूजिक है, टाइमलेस क्लासिक्स हैं। मतलब आज की डेट में भी आप देखिए कि जब किसी 10 साल के बच्चे को आप किसी म्यूजिक कंपटीशन में भेजते हैं तो वो ये गाने क्यों गा रहा है? इसलिए नहीं कि उसके पेरेंट्स ट्रेन कर रहे हैं, बिल्कुल। तो उसे भी ये पसंद है। तो देखिए म्यूजिक तो म्यूजिक है, तो आज की डेट में भी जो इंडस्ट्री में म्यूजिक बनता है बहुत खूबसूरत म्यूजिक है, पर ये टाइमलेस क्लासिक्स हैं। तो इन्हें आप गुनगुनाते हैं साथ में, इनके साथ साथ आप गाते हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। तो- किशोर दा की आवाज़। तो ये गाने तो मुझे लग रहा है आपको गाने चाहिए, जो अभी लास्ट वाला। ओ मेरे, ये तो आप गाइए, देखिए कितना सुंदर गा रही है, मैं साथ में बीट दूंगा। दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए। क्या बात है। एब्सोल्युटली। मुझे इसके लिरिक्स कई बार ना मुंह में चढ़ते एक हैं। प्यार का नगमा है। अच्छा ये गाती देखिए, मुझे मिस्टर इंडिया का गाना याद आता है कि बेकार का ड्रामा है, झूठी ये कहानी है, लड़की तू भी कुछ कम नहीं, इन सब की तू नानी है। ये मिस्टर इंडिया में पैरोडी थी ना, तो वो Right. इतना गा दिया हमने बचपन में अंताक्षरी में कि अब वही वाले गाने याद आए थे बार-बार। तो ये गाना एक बार हो जाए, ये एक वाला- प्यार का नगमा। ये तो आप गाएंगे मैम, मेरे को तो आपको आता है? डफलिएबल नहीं है ये, मतलब मैं जिसकी मैं धुन पकड़ नहीं पाता हूँ मेरे लिए डफलिएबल नहीं होता। तो ये बजाना मुझे चाहिए। मैं ये म्यूजिक थोड़ा प्यार का नगमा है जो की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या बात है। वाह, वेरी नाइस। मतलब ये जो पूरा एपिसोड बना है ना, ये अल्टीमेट होगा, लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। Hopefully. और होपफुली नहीं, मतलब इस गाने के साथ मस्ती वाली सारी बातें सब कुछ रहा। सो थैंक यू सो मच खुर्राफाते नितिन कि आप हमारे शो पर आए और आपने इतनी अच्छी बातें सोशल मैसेज के साथ, इतने गाने आपने सब सुनाए। एंड रियली रेट्रो म्यूज़िक आज के टाइम में सबको पसंद है, जैसे आप कहते भी है कि सबको याद रहता है, मतलब एवरग्रीन सॉन्ग्स है वो सारे। Timeless music, टाइमलेस जैसे हम कहते हैं, म्यूजिक, बिल्कुल। एवरग्रीन सॉन्ग है, मतलब वो कभी कोई भूल नहीं सकता है। जी। सो थैंक यू सो मच मेरे बहुत शो को शुक्रिया। स्पेशल बनाने के थैंक लिए। यू सो मच। और जाते आते क्योंकि पता नहीं कहाँ मुलाकात होगी, इसलिए चली गाइए यम्मा 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 ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। लेट्स होप आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी, बहुत हेल्दी और बहुत खुशहाल भरी हो। और MH1 न्यूज़ के सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मैं हूँ खुर्रा बदरुद्दीन, गॉड ब्लेस, थैंक यू किरण। तो 7 से 11 का शो हमेशा आप देखते रहिएगा, क्योंकि सोशल मैसेज भी रहते हैं। और इसी के साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए MH1 प्राइम के साथ हमेशा।